हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द रन एकेडमी। देखिए, जैसे आप जानते हैं कि हमने ट्रायंगल लो, पैरेललोग्राम लो, ये सब डिस्कस कर लिया है। तो आज हम उनके रिलेटेड कुछ न्यूमेरिकल की प्रैक्टिस करने वाले हैं। काफ़ी सारे न्यूमेरिकल्स हैं और करने में टाइम बहुत लग जाता है, इसलिए इसमें दो पार्ट्स में मैंने इसको डिवाइड किया है। आज के लेक्चर के अंदर हम कुछ न्यूमेरिकल डिस्कस करेंगे और बाकी के जो नेक्स्ट वाला वीडियो आएगा उसमें बाकी के न्यूमेरिकल डिस्कस हो जाएंगे। ये सारे न्यूमेरिकल्स बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ज़्यादातर जो न्यूमेरिकल्स आपके स्कूल में आएंगे वो इन्हीं न्यूमेरिकल के बेसिस पे ही आते हैं। तो इसको एंड तक जरूर देखना, इनके हर एक बारीकियों को समझना कि हम जब न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं तो किन बातों का ध्यान रखते हैं और कैसे हम उनको सॉल्व करते हैं। और हाँ, अगर आप इस चैनल पे नए हो तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो पसंद आती है तो इसको लाइक जरूर किया करें, शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ। और ऊपर जितने चैनल और जो पेजेस दिए गए हैं उनके जो लिंक्स है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिए हैं। तो बिना कोई टाइम वेस्ट किए चलिए शुरू करते हैं। तो जैसे आप जानते हैं कि आज हमने ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन के ऊपर अपने न्यूमेरिकल सॉल्व करने हैं, या पैरेललोग्राम लॉ के अंदर हमने अपने न्यूमेरिकल सॉल्व करने हैं। तो पहले उसका थोड़ा सा बेसिक एक बार याद करवा देता हूँ। अगर आपको याद हो तो हमने कहा था कि मान लीजिए कि मेरे पास दो वेक्टर्स हैं। एक है मेरा ए वेक्टर और दूसरा है मेरा बी वेक्टर, और इन दोनों के बीच में एंगल मान लेते हैं थीटा। और आप चाहते हो इन दो वेक्टर्स को आपस में ऐड करना। देखिए, एक बात याद रखें, स्केलर्स को आपस में ऐड करना अलजेब्रिकली बहुत ही आसान होता है। लेकिन जब हमारे पास दो वेक्टर्स हो और उनके बीच में कोई एंगल थीटा हो तो उनको ऐड करने के लिए हमें वेक्टर्स के लॉज लगाने पड़ते हैं। यहां पर भी हम कुछ ऐसा ही करने वाले हैं। तो ये वो कंडीशन है जिसमें एक ही पॉइंट में दो वेक्टर्स निकल रहे हैं, एक ए वेक्टर और एक है बी वेक्टर। तो जब आप इन दोनों को ऐड करोगे तो ऐड करने के बाद हमें एक नया वेक्टर मिलेगा, उसको रिजल्टेंट वेक्टर कहते हैं। हम उसको आर वेक्टर से रिप्रेजेंट करते हैं। तो अगर उसको शो करना है आपने इसी पिक्चर के अंदर, तो आपको याद रखना चाहिए कि वो रिजल्टेंट वेक्टर इन दोनों के बीच में से होके जाएगा लाइक दिस। तो ये आपका है आर वेक्टर। मतलब जब आप इनको ऐड करेंगे ना तो उन दोनों का जो रिजल्ट है वो ये वाला वेक्टर है। अब इस वेक्टर की लेंथ मतलब मैग्नीट्यूड पता करना है। तो मैग्नीट्यूड को पता करने के लिए फॉर्मूला आपके सामने ही है, दैट इज अंडर द रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा, जहां पे थीटा का मतलब होता है वो एंगल जो दो वेक्टर्स के बीच में बन रहा है। और अगर आप ये जानना चाहते हो कि इस वेक्टर की डायरेक्शन क्या है, तो यहां पे डायरेक्शन का मतलब होता है कि वो कितना एंगल बना रहा है विद द ए वेक्टर। ऐसे कंडीशन में हम टेंजेंट ऑफ बीटा का इस्तेमाल करते हैं, जो कि होता है बी साइन थीटा डिवाइडेड बाय ए प्लस बी कॉस थीटा। अब ये सब चीजें हम ऑलरेडी अच्छे से स्टडी कर चुके हैं, हमने इसके ऊपर डेरिवेशन भी करी है। और आई होप आपको इस छोटे से क्विक रीकैप से समझ में आ गया होगा कि आज हम किन फॉर्मूले का इस्तेमाल करने वाले हैं और कैसे करने वाले हैं। अब हम न्यूमेरिकल्स करेंगे, जितने न्यूमेरिकल्स करेंगे उतनी ज्यादा आपकी क्लैरिटी होती जाएगी। देखिए, न्यूमेरिकल को पहले अच्छे से रीड करते हैं। क्या बोलता है? कहता है कि टू फोर्सेस ऑफ 5 न्यूटन एंड 7 न्यूटन एक्ट ऑन ए पार्टिकल विद एन एंगल ऑफ 60 डिग्री बिटवीन देम। देखो, यही सेम चीज बन गई। तो मतलब क्या है कि मेरे पास यहां पर दो क्या है वेक्टर्स हैं। फोर्सेस क्या होते हैं? वेक्टर ही होते हैं ना। एक फोर्स जो है मान लो F1 इज इक्वल टू 5 न्यूटन, और दूसरा जो है वो है F2 इज इक्वल टू 7 न्यूटन। ये ऑलरेडी आपको मैग्नीट्यूड दिए हुए हैं, डायरेक्शन नहीं दी हुई है। इन दोनों के बीच में एंगल है 60 डिग्री का। तो कहता मुझे रिजल्टेंट फोर्स जो है वो कैलकुलेट करके दो। रिजल्टेंट मतलब जब आप इन दोनों को आपस में ऐड करोगे, ऐड करने के बाद जो रिजल्ट आएगा उस रिजल्ट का मैग्नीट्यूड क्या होगा ये आपने कैलकुलेट करना है। तो बहुत आसान है। आपको अगर रिजल्टेंट फोर्स चाहिए तो मैं आर के नीचे यहाँ पे एफ लिख देता हूं। सो दैट वुड बी अंडर द रूट ऑफ F1 स्क्वायर प्लस F2 स्क्वायर प्लस 2 F1 F2 कॉस ऑफ थीटा, दैट इज 60 डिग्री। तो बस वैल्यू सब्स्टिट्यूट हम करेंगे। तो F1 है मेरे पास 5, ठीक है, यहाँ पे 5 का स्क्वायर होगा, प्लस F2 है 7, तो 7 का स्क्वायर होगा,
प्लस 2 F1 F2, तो मतलब 5 इंटू 7 कोज ऑफ 60, कोज 60 हमारे पास होता है 1/2, तो यहाँ पे हमारा 1/2 आ जाएगा। मैं ऑलरेडी इसको सॉल्व कर चुका हूँ, 109 अंदर आपका बनेगा। सॉल्व करने के बाद 10.44 न्यूटन आपका आंसर आ जाता है। तो बस जी, इस तरीके से आपने ये वाला न्यूमेरिकल सॉल्व करना था। इजी था, बहुत ज़्यादा इजी है। आपको सिर्फ ये समझना था कि रिजल्टेंट फोर्स हम कैसे फाइंड करते हैं, ठीक है ना। अच्छा, वैसे तो उन्होंने नहीं पूछा डायरेक्शन के बारे में, बट मैं चाहता हूं कि आपको डायरेक्शन भी फाइंड करके बता दूं। तो देखिए, सबसे पहले मैं आपको रिजल्टेंट शो कर देता हूं। ये जो आप आर एफ देख रहे हो वो एक्चुअलिटी में ये है आपका, सो दिस इज योर आर एफ, ठीक है। एंड ये एक एंगल बनाएगा बीटा, जैसे मैंने यहां पे बनाया था। तो इस केस में अगर आप अपना tan ऑफ बीटा फाइंड करते हो, जो कि डायरेक्शन निकालने का तरीका है, तो वो आ जाएगा F2 साइन 60 डिग्री डिवाइडेड बाय F1 प्लस F2 कोज ऑफ 60 डिग्री। तो मतलब ये हुआ कि आपका जो F2 है वो तो 7 है, 7 साइन 60 होता है √3/2 डिवाइडेड बाय, हमारे पास आ जाएगा F1 में आ जाएगा 5 प्लस 7 इंटू कोस 60 1/2 है, ठीक है, ये आ गया। तो हमने जब इसको सॉल्व किया तो मेरे पास तो ऑब्वियस है, रिजल्ट है वो 0.7132 आपको मिलता है जब आप इसको सॉल्व करते हो। तो जो बीटा है, जो एंगल है, वो आएगा tan इनवर्स ऑफ 0.7132। बस अब यही फर्क है आईएससी के अंदर और सीबीएसई के अंदर। आईएससी के अंदर कैलकुलेटर अलाउड होता है, तो आप कैलकुलेटर की हेल्प से एग्जैक्ट एंगल फाइंड कर सकते हो। अगर आप सीबीएसई के अंदर हैं तो एक बात याद रखें, आप इसको यहीं छोड़ देना और यही आपका करेक्ट आंसर होगा। अगर आप कैलकुलेटर का इस्तेमाल करोगे तब आपके पास 35 डिग्री 29 मिनट्स आपका एग्जैक्ट आंसर आ जाएगा। तो याद रखें, आप चाहें तो यहीं पे इसको छोड़ सकते हो, ये करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो आईएससी वाले भी कर सकते हैं, ऐसे कोई दिक्कत है। मैं वैसे बता रहा हूँ, कैलकुलेटर होता तो वो इस्तेमाल कर सकते हैं, दैट इज द रीजन वाई मैं ऐसा कह रहा हूँ, ठीक है। सो इस तरीके से आपने ये वाला जो न्यूमेरिकल था वो सॉल्व करना था। आई होप आपको समझ में आ गया होगा, राइट। चलिए, अब हम बात करते हैं नेक्स्ट न्यूमेरिकल की। कहते हैं कि दो वेक्टर बोथ इन मैग्नीट्यूड हैव देयर रिजल्टेंट इक्वल इन मैग्नीट्यूड ऑफ द ईदर, फाइंड द एंगल बिटवीन देम। मतलब मेरे पास दो वेक्टर्स हैं, ठीक है। चलिए मैं वो करके दिखाता हूं। मेरे पास दो वेक्टर्स हैं, तो लेट ए वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड है वो x है, जो b है उसका भी x ही मान लेते हैं। उन्होंने कहा कि मेरे पास दो वेक्टर्स हैं, एक x है, ठीक है, दूसरा भी आपके पास x है, और जो रिजल्ट बन रहा है, रिजल्ट वो भी हमारा x है। लिखा ना कि इक्वल इन मैग्नीट्यूड ऑफ द ईदर, सो फाइंड द एंगल बिटवीन देम। तो r भी क्या है मेरा यहाँ पे x है। अब आप जानते हो r क्या होता है, r इज अंडर द रूट ऑफ, दैट इज a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab कोज ऑफ थीटा। थीटा यहाँ पे हमें फाइंड करना है, तो x इज इक्वल टू, यहाँ पे या स्क्वेयरिंग कर दे बोथ साइड, तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर आ जाएगा। दिस इज एक्स स्क्वायर प्लस 2x स्क्वायर कोज ऑफ थीटा यहाँ पे आ जाएगा। एक एक्स स्क्वायर से एक एक्स स्क्वायर कट गया, एक्स स्क्वायर एक इधर जाएगा, तो दैट वुड बी माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 2x स्क्वायर कोज ऑफ थीटा। तो फाइनली कोस थीटा मेरे पास -1/2 मुझे मिलता है, ठीक है। मैं इसको ठीक कर देता हूं, दिस इज -1/2 है। तो कोस का ऐसा कौन सा एंगल है जिसमें 1/2 आता है, वो है 60 डिग्री। कोस 60 1/2 होता है ना, बट माइनस साइन है तो उसको 180 से माइनस कर दीजिए, वो आपका आंसर होगा। सो थीटा वुड बी 180 डिग्री माइनस 60 डिग्री, दैट इज 120 डिग्री। तो बस
इस तरीके से हमें हमारा ये वाला न्यूमेरिकल सॉल्व करना था। क्यों? आसान था ना न्यूमेरिकल आपका ये। अब हम आगे चलते हैं। कहते हैं कि टू फोर्सेस हुज मैग्नीट्यूड आर इन द रेशियो 5:3। ठीक है, मेरे पास दो फोर्सेस है जिनकी रेशियो 3:5 है और उनका जो रिजल्ट आया है कंबाइन करने के बाद वो 35 न्यूटन आया है। कहता है इफ द एंगल ऑफ इंक्लिनेशन बी 60 डिग्री, मतलब अगर इन दोनों के बीच का एंगल 60 डिग्री है तो हर एक फोर्स का मैग्नीट्यूड आपने फाइंड करना है। देखिए बहुत ज्यादा सिंपल है। फिर से सबसे पहले जो मेरे पास फोर्स है, एक पहली फोर्स जो है उसको मैं 3x मान लेता हूं और जो दूसरा है उसको मैं 5x मान लेता हूं। ठीक है ना, क्योंकि जब आप रेशियो निकालते तो कॉमन मल्टीपल मान लेते हमारा x है, तो 3x मेरा f1 आ गया, f2 मेरा 5x आ गया है। रिजल्ट जो है वो हमारा 35 न्यूटन का है और जो एंगल है इन दोनों के बीच का वो हमें 60 डिग्री दिया हुआ है। तो r इक्वल टू अंडर द रूट ऑफ क्या आएगा, f1 स्क्वायर प्लस f2 स्क्वायर प्लस 2f1 f2 कोस ऑफ 60 डिग्री। r यहाँ पे 35 आपको दिया हुआ है ना, इज इक्वल टू, अब हम यहाँ पे अंडर द रूट f1 स्क्वायर की बात करते हैं। तो f1 स्क्वायर मतलब हो गया ये 3x स्क्वायर, f2 स्क्वायर मतलब 5x का स्क्वायर प्लस 2f1 f2 मतलब 3x इंटू 5x cos 60 मतलब 1/2 है आपका। अब आप इसको इससे कट कर दोगे तो अंडर द रूट ये आ गया 3 3 9x स्क्वायर प्लस 25x स्क्वायर प्लस 15x स्क्वायर। 25 एंड 50 40, 40 प्लस 9 49x स्क्वायर। 49 अंडर रूट जो होता है वो 7 का है, 7 आ जाएगा मतलब x स्क्वायर का x आ जाएगा। तो फाइनली हमारे पास आया कि 7x मेरा 35 के बराबर है। तो x जो है वो मेरे पास 5 मुझे मिल जाता है। देयरफॉर f1 जो कि 3x था, तो 3 इंटू 5 करेंगे तो मुझे 15 न्यूटन आंसर आ जाएगा। और f2 की बात करेंगे तो 5 इंटू 5 मतलब 25 न्यूटन मुझे मेरा आंसर मिल जाएगा। देखा आपने कितना आसान है। चलिए अब आपको लेकर चलता हूं आपके नेक्स्ट न्यूमेरिकल की तरफ। कहता है कि टू फोर्सेस हैं और एक फोर्स की वैल्यू P है, दूसरे का 2P है, एंड एक्ट ऑन ए पार्टिकल। द फर्स्ट बी डबल्ड and the second be increased by 20 Newton. The direction of the resultant is unaltered. ये जो लाइन यहाँ पे लिखी है ना, हम एक्चुअली इसका ही इस्तेमाल करेंगे अपने न्यूमेरिकल को सॉल्व करने के लिए। अब आप जानते हो कि जो डायरेक्शन है उसका फॉर्मूला क्या होता है। फॉर्मूला होता है b साइन थीटा डिवाइडेड बाय a प्लस b कॉस थीटा, है ना। ये होता है मेरे पास। जो पहला दिया जाता है ना उसको a मान लिया करो, जो दूसरा दिया जाता है उसको b मान लेते होते हैं। तो मतलब मैं ये कहने की कोशिश कर रहा हूं कि अगर आप इस न्यूमेरिकल को थोड़ा ध्यान से देखो तो a जो है वो मेरा p है और जो b है वो मेरा 2p है। अच्छा, उसने कहा कि अगर पहले को डबल कर दिया जाए तो मतलब नया बन गया 2p और सेकंड वाले में 20 इंक्रीज कर दिया जाए तो मतलब b डैश बन गया मेरे पास 2p प्लस 20। तो वो कहता है कि उसकी डायरेक्शन में कोई भी ऑल्टर नहीं होता। डायरेक्शन मतलब tan बीटा दोनों के केस में सेम रहेगा। तो अगर मैं इस केस की बात करूं तो यहां से अगर मैं tan बीटा देखूं तो आ जाएगा मेरे पास 2p साइन थीटा डिवाइडेड बाय p प्लस 2p कॉस थीटा। और अगर मैं इसके हिसाब से करूं तो मेरे पास फिर से tan बीटा ही आएगा जो आ जाएगा 2p प्लस 20 साइन थीटा डिवाइडेड बाय दैट इज 2p प्लस 2p प्लस 20 cos थीटा। अब अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन दोनों सेम है।
ठीक है, दोनों बराबर है, तो मतलब आ जाएगा 2p साइन थीटा डिवाइडेड बाय p प्लस 2p कॉस थीटा इज इक्वल टू 2p प्लस 20 साइन थीटा डिवाइडेड बाय 2p प्लस 2p प्लस 20 कॉस थीटा। अब मैं क्या करूंगा कि साइन थीटा और साइन थीटा तो यहीं पे कैंसिल ही हो गए, ठीक है। और उसके बाद मैं इनको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दूंगा, तो ये इधर जाके मल्टीप्लाई होगा, ये इधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा। थोड़ा सा लेंथी कैलकुलेशन जरूर रहेगी, बट क्या कर सकते हैं, करना तो पड़ेगा ही। तो मेरे पास आ गया 2p, यहाँ पे आ जाएगा 2p प्लस 2p प्लस 20 cos theta, and that would be equal to 2p plus 20 into p plus 2p cos theta। ये मेरे पास बनेगा। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करते हैं। तो ये बन गया बेटा मेरे पास 4p स्क्वायर प्लस ये आ जाएगा, अगर 2p और cos थीटा दोनों मल्टीप्लाई करने हैं मेरे को यहाँ पे, तो 2p इंटू टी पी बिकम 4p स्क्वायर cos थीटा, 2p इंटू ये बनेगा 40p cos थीटा इज इक्वल टू, अब ये 2p को पहले सबसे मल्टीप्लाई करते, तो यहाँ दिस बिकम 2p स्क्वायर प्लस इस 2p को जब इससे मल्टीप्लाई किया तो आएगा 4p स्क्वायर cos थीटा। अब 20 को मल्टीप्लाई करते हैं तो प्लस 20p और जब इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा मेरे पास 40p cos थीटा। भाई थोड़ा सा अगर आप ध्यान से देखोगे ना तो आपको कई चीजें इसमें यहीं पे आपको दिखाई दे जाएंगी। पहली बात देखो, 4p स्क्वायर लेफ्ट साइड में, 4p स्क्वायर यहाँ पे ही कट गया, ये 40p यहाँ पे, ये 40p इससे कट जाएगा। 4p स्क्वायर में से 2p स्क्वायर माइनस करेंगे तो आ जाएगा 2p स्क्वायर इज इक्वल टू आ जाएगा 20p, p से एक p कटेगा तो फाइनली p कितना आ गया बेटा मेरे पास 10 न्यूटन आ चुका है। और इस तरीके से आपने इस क्वेश्चन का आंसर करना था। आई होप आपको अच्छी तरह समझ में आ गया कैसे करना था आपने ये। चलिए अब आपको लेके चलता हूं आपके नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए अभी हम बात करनी है इस न्यूमेरिकल की। अब इस न्यूमेरिकल के अंदर कहता है द ग्रेटेस्ट एंड द लीस्ट रिजल्टेंट ऑफ टू फोर्सेज एक्टिंग एट ए पॉइंट आर 29 न्यूटन एंड 5 न्यूटन रिस्पेक्टिवली। इफ ईच फोर्स इज इंक्रीज्ड बाय 3 न्यूटन, so find the resultant of two new forces acting at right angle to each other. Okay, two new forces. तो सबसे पहले कहता है द ग्रेटेस्ट एंड द लीस्ट रिजल्टेंट ऑफ टू फोर्सेस। देखिए लेट टू फोर्सेस बी बी, फिर से कर देता हूं, ये अच्छा नहीं लग रहा। लेट टू फोर्सेस बी पी एंड क्यू, ठीक है। द ग्रेटेस्ट रिजल्टेंट ऑफ टू आर 20। अच्छा, ग्रेटेस्ट रिजल्टेंट, जब हम बात करते हैं ग्रेटेस्ट रिजल्टेंट की, तो हमने इसके बारे में डिस्कशन की हुई है, वो इन दोनों के मैग्नीट्यूड का सम होता है, मतलब P प्लस क्यू कर दूंगा और ये वैल्यू 29 न्यूटन आपको दी हुई है। और अगर मैं लीस्ट रिजल्टेंट की बात करता हूं तो वो हमें तब मिलता है जब हम इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करते हैं, मतलब अगर मैं P माइनस क्यू कर दूं तो ये सबसे लीस्ट रिजल्टेंट होता है जो हमें दिया हुआ है। बस अब आप इन दोनों को ऐड कर दीजिए, ऐड करने से क्या हुआ, क्यू क्यू कैंसिल हो जाएगा, 2p है, 2p करने के बाद ये आपके पास ये आ गया 9 या 14 34 न्यूटन आपके पास यहां पर आ गया, तो P आपके पास यहाँ पे 17 न्यूटन आपको मिल जाएगा।
P 70 न्यूटन आ गया, तो अगर P की वैल्यू यहाँ सब्स्टिट्यूट कर दूं इस वाले में, तो मेरे पास Q जो है वो 12 न्यूटन मेरे को मिल जाएगा। किसी इक्वेशन में भी पुट कर दो आपको ये मिल जाएगा। सो कहता है अब इन दोनों फोर्सेस को 3 न्यूटन से इंक्रीज कर दिया, ठीक है। तो न्यू फोर्सेस तो मेरे पास जो P डैश है वो आ जाएगा 17 + 3 दैट इज 20 न्यूटन, और जो Q डैश है वो आ जाएगा 12 + 3 15 न्यूटन। अब कहता है कि दोनों का आप रिजल्टेंट निकाल दो, ठीक है, सच दैट दे आर राइट एंगल टू वन अनदर। तो रिजल्टेंट विल बी अंडर द रूट ऑफ P डैश स्क्वायर प्लस Q डैश स्क्वायर प्लस 2P डैश Q डैश कोस ऑफ 90 डिग्री। अब कोस 90 जो है वो हमारा क्या है 0, तो ये सारा फैक्टर 0 हो गया, तो R मेरे पास आ जाएगा अंडर द रूट ऑफ दैट इज 20 स्क्वायर प्लस 15 का स्क्वायर। तो यहां पे आता है 400 और ये आ जाएगा 225, 625 टोटल है 625, और ये 25 का मल्टीपल होता है, मतलब स्क्वायर होता है, तो आंसर 25 न्यूटन आपको मिल जाएगा। तो दिस इज द रिक्वायर्ड आंसर। बाकी अगर डायरेक्शन मान लो निकालना ही है tan बीटा करके, तो वो भी आपके पास यहाँ पे आ जाएगा। तो मैंने कहा ना पहले वाला जो होता है उसको A दूसरे को B मानते हैं ना, तो Q वाला B, तो यहाँ पे हमारे पास आएगा Q डैश कोस 90 नहीं कोस नहीं साइन होता है, ऊपर वाला साइन होता है पहले, तो Q डैश साइन 90 डिग्री डिवाइड बाय P डैश प्लस Q डैश कोस ऑफ 90 डिग्री। तो ये तो 0 ही हो गया, और साइन 91 होता है, तो Q डैश जो है वो आपके पास 15 आ चुका है, और नीचे क्या आ जाएगा आपके पास 20। तो 5 से गया 3, 5 से यहाँ पे आया 4, तो जो बीटा है वो आपका आ जाएगा tan इनवर्स ऑफ 3/4, ठीक है। ज़्यादा से ज़्यादा अगर डेसिमल में आंसर निकालना है तो tan इनवर्स आपका 0.75 सॉल्व करके आपको मिल जाएगा। तो बस इस तरीके से आपने ये वाला न्यूमेरिकल सॉल्व करना था। आई होप आपको जो आज मैंने आपको ये न्यूमेरिकल्स कराए हैं वो अच्छी तरह समझ में आ गए होंगे, ठीक है। तो आज के लेक्चर के अंदर हमने वेक्टर एडिशन के रिलेटेड कुछ न्यूमेरिकल्स किए। नेक्स्ट लेक्चर के अंदर मैं बाकी के कुछ और न्यूमेरिकल्स आपके साथ डिस्कस करने वाला हूं, डिफरेंट वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस है उनको डिस्कस करने वाला हूं। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो लाइक करें, शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच।